नमस्कार, गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होगा, अच्छे होंगे। तो हम लोग बढ़ रहे हैं ब्रह्मास्त्र बैच के वीडियो नंबर 5 की ओर, जिसमें हम लोग क्वेश्चन बैंक का निचोड़ निकाल रहे हैं। क्वेश्चन बैंक में पूछे गए क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं, उसको लिखने का तरीका, आंसर देने का तरीका को सीख रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, सभी का स्वागत है आपका प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल इरा फिजिक्स पे। इसमें हम बढ़ रहे हैं ब्रह्मास्त्र बैच के वीडियो नंबर 5 में। तो आज के वीडियो का ये हो गया अपना वीडियो नंबर 5, और आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद उस पर चर्चा करेंगे कि इसके आंसर को किस प्रकार से लिखना है। और इस बैच में हम लोग केवल 2 मार्क और 2 मार्क से ऊपर के जितने क्वेश्चन हैं उसको डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष पर रखे वस्तु के लिए किरण आरेख खींचे। आज का क्या है पहला क्वेश्चन? उत्तल दर्पण, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष पे रखे वस्तु के लिए किरण आरेख खींचे। तो बच्चों इस क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें बोल रहा है किस दर्पण के लिए? उत्तल दर्पण के लिए। वस्तु कहाँ रखी हो? प्रधान अक्ष पे रखी हो, और उसका हम लोग को क्या खींचना है? किरण आरेख। मतलब इसमें कोई स्पेसिफिक जगह नहीं दिया है कि वस्तु वहीं पे रखी है। और वैसे भी जब प्रतिबिंब का बनना पढ़े थे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में, पिछले वाले वीडियो जो देखे होंगे तो उसमें देखे होंगे कि उत्तल दर्पण में केवल और केवल हम एक ही कंडीशन पढ़े थे कि वस्तु कहीं भी हो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी ही बनेगा और सीधा रहेगा। केवल वस्तु का आकार थोड़ा सा बढ़ेगा घटेगा, प्रतिबिंब का आकार थोड़ा सा बढ़ेगा और घटेगा, लेकिन सबका गुण क्या रहेगा? वही रहेगा। इसलिए केवल एक ही कंडीशन पढ़े थे। और यदि उत्तल दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन है और बोल रहा है कि प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचने, एक ही कंडीशन होगा, है कि नहीं? इसमें बोल भी रहा है कि वस्तु कहीं भी हो, वस्तु का कोई स्पेसिफिक जगह क्या है? नहीं है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग बनाते हैं उत्तल दर्पण। देखिएगा कैसे बनाना है। और हम बार बार बोल रहे हैं, आप लोग जो एग्ज़ाम में कोई भी डायग्राम बनाइएगा, किरण आरेख बनाइएगा, स्केल और पेंसिल का यूज़ कीजिएगा। ये हो गया अपना उत्तल दर्पण, और ये हो गया प्रधान अक्ष। ये क्या हो गया? प्रधान अक्ष। और प्रधान अक्ष दर्पण को जिस बिंदु पर काटते हैं उसे क्या बोलते हैं? ध्रुव। और उत्तल दर्पण में हम समझ चुके हैं कि वक्रता केंद्र इधर की ओर होगी, है कि नहीं? और फोकस कहीं इधर की ओर होगी। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ रखा है। इसमें हम इस सब पॉइंट्स पे ज़्यादा इसलिए नहीं चर्चा कर रहे हैं कि टू द पॉइंट सटीक क्वेश्चन और आंसर, जस्ट उसका विश्लेषण हम लोग कर रहे हैं। बाकी जिसको अधिक जानकारी चाहिए तो ऊपर में लिंक पिन कर दिया जाएगा, मतलब पिन किया हुआ है। आप लोग जो है उस लिंक पे क्लिक करके ये वाली जानकारी विशेष रूप से आप लोग विस्तृत रूप से ले सकते हैं। तो बच्चों ये हो गया अपना उत्तल दर्पण। हम यहाँ पे रखते हैं, कहीं भी रख देते हैं वस्तु। मान लीजिए कि अपना ये ए बी एक क्या है? वस्तु है। ठीक है बच्चों, रख दी। और हमको किरण आरेख खींचना है। तो प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम कितने किरणों का मिलना जरूरी है? तो परावर्तन या अपवर्तन के बाद कितने किरण को मिलना है? 2 किरणों को मिलना क्या है? आवश्यक है। तो ये है दर्पण। तो दर्पण में तो अपवर्तन की क्रिया होगी नहीं, परावर्तन की क्रिया होगी। तो मतलब परावर्तन के बाद कम से कम कितने किरणों का मिलना है? 2 किरणों का मिलना आवश्यक है। किसके निर्माण के लिए? प्रतिबिंब के निर्माण के लिए। ठीक है बच्चों, तो हम लेते हैं एक, हम किरण लेते हैं प्रधान अक्ष के समानांतर। किसके लिए समानांतर? प्रधान अक्ष के समानांतर। जो किरण हम प्रधान अक्ष के समानांतर लेते हैं, परावर्तन के बाद वो फोकस से जाती है या फोकस से जाती हुई भी प्रतीत होती है। जब अवतल दर्पण की बात हुई होगी तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि फोकस से वो क्या होती है? जाती है। लेकिन अवतल का नहीं, उत्तल का बात हो रहा है। तो ये फोकस से जाती हुई क्या होएगी? प्रतीत होगी। फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, है कि नहीं? तो इस तरीके से ये जाती हुई क्या हो रही है? प्रतीत हो रही है। मतलब परावर्तन के बाद फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही है। दूसरा हम किरण लेते हैं, दूसरा किरण लेते हैं वक्रता केंद्र पे। दूसरा किरण कहाँ लेते हैं? वक्रता केंद्र पे।
ठीक है, तो इस प्रकार से वक्रता केंद्र से तो आएगी नहीं, आती हुई प्रतीत होगी। तो हम ना पहले वक्रता केंद्र से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लीजिए हो गया वक्रता केंद्र, इस पे किरण क्या होएगी, आएगी। मान लीजिए वक्रता केंद्र पे हम किरण को क्या कर रहे हैं, आपतित कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि वक्रता केंद्र पे जो भी किरण आपतित होती है वो उसी रास्ते से क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। मतलब इधर गई, जिस रास्ते से गई उसी रास्ते से वापस क्या हो गई, लौट गई। तो ये भी परावर्तित किरण, ये भी परावर्तित किरण मिल नहीं रही है, लेकिन मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो यहाँ भी जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतीत ही होगा, वास्तविक नहीं होगा। तो ये हो गया अपना प्रतिबिंब। डैश डैश लाइन इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये कैसा है, आभासी प्रतिबिंब है। यदि ये ए बी वस्तु है तो ये हो गया ए डैश और बी डैश। कोई दिक्कत? तो यही हो गया अपना उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष पर रखे वस्तु का किरण आरेख। ठीक है, उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा। अब हम लोग लिखते हैं प्रतिबिंब का गुण। अब क्या लिखते हैं, प्रतिबिंब का गुण। वहां लिख देते हैं, दिखाई दे रहा होगा, है कि नहीं, प्रतिबिंब का गुण। 3 मार्क 4 मार्क जिस भी मार्क में पूछे इसको इस प्रकार से क्या करना है, लिख देना है, प्रतिबिंब का गुण। पहला गुण है कि नहीं, पहला गुण सबसे पहला स्थान बोलिएगा। प्रतिबिंब का क्या बोलिएगा, स्थान। सबसे पहले गुण में क्या बोलना है, स्थान। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के आगे बन रहा है कि दर्पण के पीछे? सबसे पहले बोलेंगे दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे। ठीक है, दर्पण के पीछे। वास्तविक है क्या आभासी है? तो आभासी है क्योंकि डैश डैश लाइन से दिखा रहे हैं, मिल नहीं रहा है, मिलती हुई प्रतीत हो रहा है। तो प्रतिबिंब कैसा है, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है बच्चों, अगला गुण क्या है, अगला गुण वस्तु से बड़ा है कि वस्तु से छोटा है? तो हम बोलेंगे वस्तु से क्या है, छोटा है, वस्तु से छोटा है। ठीक है बच्चों, अगला बोलना है कि सीधा है कि उल्टा है। तो एक बात आप लोग याद रख लीजिएगा, देखिए ये वस्तु ऊपर है, प्रतिबिंब भी क्या है, ऊपर ही बन रहा है। तो हम बोलेंगे ये कैसा प्रतिबिंब है, सीधा प्रतिबिंब है। कैसा है, सीधा प्रतिबिंब है, सीधा प्रतिबिंब है। मान लीजिए वस्तु प्रधान अक्ष के ऊपर है और प्रतिबिंब प्रधान अक्ष के इस तरीके से नीचे बनता है, एक ऊपर एक, तब बोलते हैं ये क्या है, उल्टा है। लेकिन प्रधान अक्ष के ऊपर भी वस्तु है, प्रतिबिंब भी प्रधान अक्ष के ऊपर है, इसका मतलब है कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा। और एक बात और आप लोग याद कर लीजिएगा कि जो ही आभासी प्रतिबिंब बनेगा 100% वो क्या रहेगा, सीधा ही रहेगा। यदि सीधा रहेगा तो 100% वो कैसा बनेगा, आभासी प्रतिबिंब ही बनेगा। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आ गई। ये हो गया अपना प्रतिबिंब का गुण। इसमें एक गुण और लिख लीजिएगा कि वस्तु ज्यों-ज्यों दर्पण से दूर जाएगी, मान लीजिए वस्तु यहाँ है ए बी, मान लीजिए यहाँ से उठा के यहाँ कर दिए, यहाँ कर दिए, यहाँ कर दिए, ज्यों-ज्यों क्या होगी, दूर जाएगी। दर्पण से ज्यों-ज्यों क्या हो जाएगी, दूर जाएगी, त्यों-त्यों प्रतिबिंब किधर की ओर बनेगा, फोकस की ओर बढ़ेगा। प्रतिबिंब किधर की ओर बढ़ेगा, फोकस की ओर बढ़ेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखते हैं वस्तु को दर्पण से पीछे ले जाने पर, दर्पण से दूर ले जाने पर, दर्पण से दूर ले जाने पर प्रतिबिंब, ले जाने पर प्रतिबिंब, ठीक है ना, प्रतिबिंब फोकस की ओर बनता है। दूर ले जाने पर प्रतिबिंब, दूर ले जाने पर प्रतिबिंब फोकस की ओर, दूर ले जाने पर प्रतिबिंब फोकस की ओर बढ़ता है या फोकस की ओर बनता है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो ये अपना क्वेश्चन था, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना और प्रतिबिंब के गुण को क्या करना है, लिख देना है। वो बोल नहीं रहा है कि प्रतिबिंब के गुण को लिखे, वो केवल बोल रहा है किरण आरेख खींचे। लेकिन यदि यहाँ पे मान लीजिए 3 मार्क है या 4 मार्क है या 5 मार्क है, कुछ भी है, मान लीजिए 4 मार्क ही है, तो किरण आरेख के साथ साथ हमको ये सारा गुण भी क्या करना है, उसका लिखना है, तब आपको पूरा में पूरा मार्क मिलेगा। ऐसे बच्चे लोग क्या करते हैं ना, पढ़ लेते किरण आरेख खींचे, तो किरण आरेख खींच करके वो क्या कर देते हैं, छोड़ देते, तो मार्क देने वाला 1 मार्क क्या करता है, वो काट लेता है। तो ये सारा चीज़ भी वहाँ क्या करना है, मेंशन करना है, अच्छी तरीके से मजे में लिखना है, पूरा का पूरा मार्क मिलेगा। आप लोग इसको लिखिए, तब तक हम बोर्ड को क्या कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं और दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो आज के वीडियो का
दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। लिखिए, क्वेश्चन लिखिएगा। और हम बार बार बोल रहे हैं, हर एक वीडियो में ये मेंशन कर रहे हैं कि आप लोग नोट्स क्या कीजिएगा ना, इसका अलग से बना लीजिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम के पहले भी रिवीजन में बहुत मदद देगा, एग्जाम के एक रात पहले भी क्या होगा, बहुत ही मदद देगा ये नोट्स। तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग नोट्स बनाइएगा। ये क्लास, ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, ठीक। और कल बीपीएससी 67वीं बीपीएससी का रिजल्ट आया है, फाइनल रिजल्ट आया, जिसमें बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट के भी, सुपौल डिस्ट्रिक्ट के भी, मधेपुरे के भी, और कुछ पहचान के आदमी भी अच्छे अच्छे पोस्ट पे सेलेक्ट हुए हैं। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है बच्चों। सभी आदमी मेहनत कीजिए, आगे बढ़ते रहिए, अच्छे अच्छे पोस्ट पे सभी आदमी सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन नंबर दूसरा, आवर्धन किसे कहते हैं? आवर्धन किसे कहते हैं? आवर्धन किसे कहते हैं? वर्णन करें, वर्णन करें। मान लीजिए 5 मार्क में क्वेश्चन पूछा गया, आवर्धन किसे कहते हैं, वर्णन करें। तो इस क्वेश्चन को लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, किस प्रकार से लिखेंगे और क्या क्या बातें इसमें ऐड करेंगे, है कि नहीं, कि अपने को मार्क क्या मिले, अच्छी तरीके से मिले, ठीक। तो देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, वीडियो चल रहा है ना? हाँ जी चल रहा है। आई, हाँ, ऊपर वाला हल्का सा कट रहा है, कोई नहीं, आप लोग सुन करके लिख लिए होंगे। सबसे पहले क्या करना है, परिभाषा देना है। आवर्धन का क्या देना है, परिभाषा। आवर्धन का भाई क्या देना है, परिभाषा देना है। देखते हैं, मजे में आराम से देखते हैं। आवर्धन क्या होता है, परिभाषा क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, को आवर्धन कहते हैं, ठीक है बच्चों। इसे m से सूचित किया जाता है, इसे m से सूचित किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लाइट क्लियर अच्छी तरीके से आ रही है, हाँ जी। m से सूचित किया जाता है, इसीलिए आवर्धन। अब इसके फॉर्मूला को या अर्थात दे करके यहाँ पे लिख देना है इस प्रकार से। एग्जाम में रिप्रेजेंटेशन ना अच्छी तरीके से होनी चाहिए। आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो इस तरीके से देंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई, उसको ना हम लोग सूचित करते हैं hi से, बट्टे वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, उसको क्या बोलते हैं, ho। h मतलब हाइट, i मतलब इमेज, हाइट ऑफ इमेज, ho हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है कि नहीं। तो m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर शॉर्टकट में इस तरीके से लिख सकते हैं hi बटा ho। ये हो गया अपना आवर्धन का सूत्र, मेन सूत्र, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। यहाँ तक क्या करना है, लिख देना। यदि इसका SI मात्रक पूछे, शायद एक साल ना SI मात्रक भी ऑब्जेक्टिव में पूछा है, आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है, ये मात्रक इसका नहीं होता, मात्रक लेस होता है। बोलिए क्यों? क्योंकि ऊंचाई का मात्रक भी मान लीजिए मीटर होगा, वस्तु प्रतिबिंब की ऊंचाई भी मीटर में, वस्तु की ऊंचाई भी मीटर में, दोनों मीटर मीटर कट गया, तो कोई मात्रक बचा क्या, नहीं। इसलिए आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता, इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। यदि ऑब्जेक्टिव आती है तरह से वहाँ पर क्या करना, टिक कर देना कि आवर्धन का कोई ऐसा मात्रक नहीं होता। ये तो हो गई ऊंचाई पे बातें। यदि मान लीजिए क्वेश्चन में ऊंचाई की जगह वस्तु दूरी दे दे और प्रतिबिंब दूरी दे दे, तो आवर्धन का सूत्र क्या होगा, ठीक है ना। गौर से देखिएगा, बच्चे लोग यहीं पे कंफ्यूज करते हैं, है कि नहीं। जब वस्तु दूरी
किससे सूचित करते हैं उसको? u से। जब वस्तु दूरी तथा प्रतिबिंब दूरी उसको किससे सूचित करते हैं? v से। भी दिया हो मतलब क्वेश्चन में ना यहाँ पे जिक्र हो जाए वस्तु दूरी का, वस्तु की ऊंचाई की जगह किसका जिक्र हो जाए? वस्तु दूरी का, उसको किससे सूचित करते हैं? u से। और प्रतिबिंब की ऊंचाई की जगह जिक्र हो जाए प्रतिबिंब दूरी का, उसको किससे सूचित करते हैं? v से। तो इसका क्या सूत्र होगा? तब जो आवर्धन का सूत्र हो जाता है वो लिखिएगा। तो आवर्धन बराबर हो जाता है फॉर्मूला, ठीक है ना, माइनस लगा देना है। क्या लगा देना है? माइनस प्रतिबिंब की दूरी, यहाँ पे ऊंचाई की जगह क्या हो जाएगा? दूरी, बट वस्तु की दूरी। प्रतिबिंब दूरी को v से सूचित करते हैं, वस्तु दूरी को u से सूचित करते हैं, ठीक है ना। तो इसी को आप क्या लिख सकते हैं? m बराबर माइनस v बटा u। m बराबर क्या लिख सकते हैं? माइनस v बटा u। दोनों में आप अंतर समझिएगा, इसमें ऊंचाई दिया हुआ है और इसमें दूरी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो दोनों में एक ही अंतर है कि यहाँ पे क्या आ जा रहा है? माइनस आ रहा है। उम्मीद है बच्चों आवर्धन का परिभाषा और इसके जो दो फॉर्मूले होते हैं, इस दोनों फॉर्मूले में बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो ये बातें आप लोग को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब ये चूंकि लॉन्ग टर्म क्वेश्चन है, अब हम लोग लिखते हैं आवर्धन का गुण। क्या लिखते हैं? आवर्धन का गुण। ऊपर नहीं, वीडियो के लास्ट में अपना एक लिंक आएगा जिसमें इसको प्रूफ किए हुए हैं, तो उस लिंक पे क्लिक करके आप लोग क्या कर सकते हैं? इसका प्रूफ को देख सकते हैं, जिसको मन है। नहीं तो क्वेश्चन में यदि एग्जाम में यदि ये क्वेश्चन आता है तो आप क्या कीजिएगा? यहाँ तक लिखने के बाद आवर्धन का गुण को भी क्या करना है? लिख देना है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिखिए, हम बोर्ड को मिटा रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद देखेंगे आवर्धन का गुण, जो कि इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो बच्चों अब देखते हैं आवर्धन के गुण, ठीक है। लिखिएगा अच्छे से आवर्धन के गुण। देखिए मेरा हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है, हम तो मास्टर साहब है ना, हैंड राइटिंग अच्छा नहीं भी रहेगा तो काम चलेगा। आप लोग का हैंड राइटिंग अच्छा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जितने अच्छे से लिखिएगा उतना अच्छा मार्क मिलेगा। तो इसीलिए जिसका हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है डेली कम से कम एक पेज हिंदी एक पेज इंग्लिश का लिखना लिखिए अभी भी, है कि नहीं। आवर्धन के गुण, इसको बहुत मज़े में समझना है, बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं, है कि नहीं है। और हम इसमें ना ज़्यादा समय ले रहे हैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि आपको 12th में भी ये बहुत फ़ायदे देगा। कोई भी सवाल बनाने में मतलब जानकारी लीजिए, बहुत मज़ेदार है ये, ठीक है ना। आवर्धन को किससे सूचित कर रहे हैं? m से। हम कोशिश करेंगे आप तक ये बात पहुंचाने की, ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ जाइएगा, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि पहला है m का मान मान लीजिए हम निकाले और वो आ गया पॉजिटिव, मान लीजिए, ठीक है ना। m का मान हम निकाले और वो क्या आ गया? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का मतलब क्या है? m का मान निकालने पर यदि पॉजिटिव आ जाता है तो पॉजिटिव का क्या मतलब है? देखिएगा इधर ध्यान से कि हम जान रहे हैं कि m का फॉर्मूला होता है कि HI बटे HO, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो ये इसका मान पॉजिटिव आया है, तो कहने का ये मतलब है कि HI भी अपना प्लस है, HO भी अपना क्या है? प्लस है। दोनों प्लस प्लस रहेगा तब तो ये मान प्लस आएगा, है कि नहीं। या नहीं तो ये भी तो हो सकता है, या ये भी तो हो सकता है कि HI अपना माइनस में है, HO भी अपना किस में है? माइनस में है। तब तो माइनस माइनस कट के इसका मान क्या आ जाएगा? प्लस। m के प्लस का आने का मतलब क्या है? बातों को समझिएगा, सुनिएगा फिर से। m के प्लस आने का मतलब है कि HI भी प्लस होगा, HO भी प्लस होगा, क्योंकि इसका तो फॉर्मूला यही होता है HI बटा HO। या तो ये दोनों प्लस होना चाहिए तो मान प्लस आएगा, या तो माइनस में आ रहा है तो दोनों क्या होना चाहिए? माइनस में होना चाहिए, तब मान क्या आएगा? प्लस में, है कि नहीं। मान लीजिए कि एक माइनस में आ गया और एक प्लस में आ गया, तो क्या इसका मान प्लस में आएगा? क्या m का मान? नहीं ना, तब तो माइनस में आ जाएगा आंसर। तो मतलब ये कंडीशन होगा क्या? नहीं होगा। तो मतलब m का मान प्लस होने के लिए
दोनों का साइन क्या होना चाहिए, सेम। प्लस में है तो दोनों प्लस में, माइनस में है तो दोनों माइनस में, ये होना चाहिए। ठीक है, अब साइन को हम लोग देखते हैं प्रधान अक्ष से। चिन्ह परिपाटी का थोड़ा सा हम उपयोग करेंगे। मान लीजिए ये प्रधान अक्ष है, हम बताए थे कि प्रधान अक्ष के ऊपर साइन क्या, प्लस, प्रधान अक्ष के नीचे साइन क्या, माइनस। बातें समझ में आ रही है ना, ध्यान से देखिएगा। प्रधान अक्ष के ऊपर प्लस, प्रधान अक्ष के नीचे माइनस, मतलब दोनों प्लस होना है। मतलब यदि वस्तु ऊपर है, प्रतिबिंब भी क्या होगा, ऊपर ही होगा, है कि नहीं? तब तो दोनों प्लस में आएगा, तब तो दोनों किस में आएगा, प्लस में। या मान लीजिए माइनस आ रहा है, जिसका मतलब है कि वस्तु यदि नीचे है, वस्तु यदि नीचे है तो प्रतिबिंब भी क्या होगा, नीचे ही होगा। इसका तो यही मतलब हुआ ना। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि यदि आवर्धन का मान प्लस आता है तो वस्तु की दिशा और प्रतिबिंब की दिशा दोनों क्या होएगी, सेम होगी। यदि ये वस्तु प्रधान अक्ष के ऊपर है तो प्रतिबिंब भी प्रधान अक्ष के ऊपर ही बनेगा। यदि वस्तु प्रधान अक्ष के नीचे है तो प्रतिबिंब भी प्रधान अक्ष के नीचे ही बनेगा। कब जब m का मान क्या है, प्लस है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं अर्थात वस्तु की ऊंचाई, अर्थात वस्तु की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई, तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई की दिशा क्या है, समान है, की दिशा समान है। समझ में आ गया बच्चों? उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा, है कि नहीं? यदि m का मान प्लस है तो क्या होगा। ठीक, अब दूसरा बात देखते हैं। दूसरा कंडीशन देखते हैं, जब m का मान क्या हो जाए, माइनस। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, चीज़ें तो छोटा है लेकिन एक्सप्लेन कर रहे हैं मजे में। जब m का मान क्या हो जाएगा, माइनस। जब m का मान क्या हो जाएगा, माइनस। ये वीडियो आपको बहुत ही कम मिलेगा 10th क्लास के लेवल पे, ध्यान से देखिएगा इसको, बहुत मजेदार। यदि m का मान क्या हो जाए, माइनस। ठीक, अच्छा, वस्तु की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई की दिशा क्या होगी, समान। और जब समान होगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा, बताए थे। जब सीधा होगा तो प्रतिबिंब 100% क्या होगा, काल्पनिक होगा। प्रतिबिंब क्या होगा, काल्पनिक होगा। 100% प्रतिबिंब क्या होगा, काल्पनिक। कब, जब दोनों की दिशा क्या हो, समान हो। जब दोनों की दिशा समान हो प्रतिबिंब 100% क्या होगा, काल्पनिक। m का मान माइनस, इसका ये मतलब हो गया कि HI प्लस है तो HO क्या हो जाएगा, माइनस। तब तो ये माइनस में आएगा। या नहीं तो HI यदि माइनस में है तो HO किस में होना होगा, प्लस में। ठीक है ना, तब तो m का मान माइनस में आएगा। ये प्लस माइनस का मतलब हो गया कि यदि वस्तु ऊपर है तो इसका प्रतिबिंब 100% किधर बनना होगा, नीचे। तब तो उल्टा होगा, एक प्लस में और एक माइनस में। यदि वस्तु प्रधान अक्ष के ऊपर है तो प्रतिबिंब को कहाँ जाना होगा, प्रधान अक्ष के नीचे। या नहीं यदि वस्तु प्रधान अक्ष के नीचे है, ठीक है ना, तो प्रतिबिंब को कहाँ जाना पड़ेगा, प्रधान अक्ष के ऊपर। ऐसा कंडीशन होगा। कहने का ये मतलब है कि दोनों की दिशाएं क्या होगी, समान नहीं होगी, मतलब विपरीत होगी। यदि एक प्रधान अक्ष के ऊपर है तो एक प्रधान अक्ष के क्या होगा, नीचे होगा, है कि नहीं। कहने का ये मतलब है कि वस्तु की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई की दिशा विपरीत होगी, की दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। जो ही दिशा विपरीत होगी प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक। मतलब जो ही उल्टा होगा, ठीक है ना, वस्तु प्रतिबिंब से उल्टा होगा तो वो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक। प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक। उम्मीद है 2 गुण समझ में आ गया होगा। 2 गुण और बाकी है जो कि छोटा सा गुण है। बोर्ड को मिटाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिखिए, समझ में आ गया होगा।
तो देखते हैं गुण नंबर तीसरा। ठीक है बच्चों, गुण नंबर क्या देखते हैं? तीसरा गुण। मान लीजिए m का मान, ठीक है ना, 1 से बड़ा आ जाए। m का मान 1 से क्या आ जाए? बड़ा। यदि m का मान 1 से बड़ा आ जाए तो देखते हैं क्या होता है कि नहीं। 1 आ जाएगा तब तो दोनों बराबर हो जाएगा, वो भी बता देते हैं। ठीक है, m का मान 1 से क्या आ जाए? बड़ा। तो हम जानते हैं कि m बराबर क्या होता है? HI/HO। मतलब HI में किससे भागा देना? HO से। 1 से बड़ा आना है, इसका मतलब है कि ऊपर वाला मान क्या होगा? बड़ा होगा। ऊपर वाला मान ज़्यादा बड़ा होगा और नीचे वाला मान क्या होगा? छोटा होगा। तब तो मान 1 से बड़ा आएगा। कैसे? एग्जाम्पल दे करके समझिए। मान लीजिए कि HI का मान 4 है, HO का मान कितना है? 2। तब ना कट के कितना आया? 2। तो ये 2 1 से बड़ा है कि नहीं है? हाँ है। कोई बच्चा कहेगा नहीं सर, हम ना क्या करेंगे, ऊपर ही 2 लेंगे। मान लीजिए हम HI का मान ही क्या ले लिए? 2, और नीचे HO का मान कितना ले लिए? 4। मतलब इसकी ऊंचाई ज़्यादा है, इसकी ऊंचाई क्या है? कम है। तब तो ये 0 में आ गया ना, 1 से छोटा आ गया ना। तो बस इसी बातें को क्या करनी है? समझनी है कि यदि ये 1 से बड़ा आना है इसके मान को, तो ऊपर जो होता है अंश, उसका मान ज़्यादा होना होगा, हर का मान कम होना होगा। इसका ये मतलब हो गया इनडायरेक्टली कि अपना जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो वस्तु की ऊंचाई से क्या है? ज़्यादा है। वस्तु की ऊंचाई से क्या है? ज़्यादा है। तो हम लिख सकते हैं अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई, अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से, वस्तु की ऊंचाई से अधिक होगी, अधिक होगी। उम्मीद है कि हम आप तक इन सारे गुण को समझाने में, आप तक इन सारे गुण के बातों को समझाने में सफल हो रहे हैं। उम्मीद करते हैं, है कि नहीं? कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। मान लीजिए अगला मैटर है कि m का मान 1 से छोटा हो जाए। m का मान 1 से क्या हो जाए? छोटा। m का मान 1 से क्या होना है? छोटा। m का मान 1 से छोटा होने के लिए अंश को छोटा होना पड़ेगा और हर को कम। 0 में लाना है तो ऊपर वाला कम रहेगा, नीचे वाला क्या रहेगा? ज़्यादा। तो इसका ये मतलब हो गया अपना जो HI है वो क्या है? छोटा है, और HO जो है अपना वो क्या है? बड़ा है। तो यहाँ हम डायरेक्ट ये बात लिख सकते हैं, अपना जो HI है वो छोटा है किससे? HO से। समझ में आ गया? अर्थात वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई से अधिक है, यानी तो प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से क्या है? छोटी है। अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई, अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से, वस्तु की ऊंचाई से, ये बोल सकते हैं कि प्रतिबिंब का आकार, वो प्रतिबिंब की ऊंचाई की जगह क्या दे दीजिए? आकार, जो कि पहले से पढ़ते आए हैं। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा है। इसमें भी ऊंचाई की जगह आकार वर्ड को यूज कीजिए, ज़्यादा समझने में आएगा, है कि नहीं? प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का, वस्तु के आकार से, वस्तु के आकार से क्या है? अधिक है। और इसमें आकार से क्या है? कम है। उम्मीद आप लोग को समझ में आ गया। अब एक और गुण अपने से बना रहे हैं। मान लीजिए m का मान 1 आ गया, तो m का मान 1 कब आएगा? HI/HO का मान 1 कब आएगा? जब ये भी बराबर होगा और ये भी क्या होगा? बराबर। मतलब यदि ये 10 है तो इसको भी 10 होना, तब तो 10 कट के 1 आ जाएगा। यदि ये 20 है तो इसको भी 20, इसको भी 20 होना होगा। कहने का मतलब HI बराबर क्या हो जाएगा? HO। अर्थात प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के क्या होगा? बराबर। अर्थात प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार, वस्तु के आकार के बराबर होगा, के बराबर होगा। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा।
और ये वीडियो भी ज़्यादा लंबा हो गया है। नमस्कार, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, रिवीजन कीजिए, समय को ज़्यादा इधर उधर वेस्ट मत कीजिए। दशहरा हो चुका है, आप लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम से हट करके कृपया अपने पढ़ाई में ध्यान लगाएं, अच्छी तरीके से पढ़ाई करें। टारगेट रखें कि 450 से क्या लाना है, प्लस मार्क लाना है कि नहीं है। धन्यवाद बच्चों, पढ़ाई कीजिए।